इस वक्त सूरज जैसे सरों पर मौजूद थे, हर तरफ आग बरस रही थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग बाहर निकलने से गुरेज कर रहे थे और घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद किए बैठे थे। ऐसे में लोड शेडिंग होना किसी अजाब से कम न था। जिन लोगों के घरों में जनरेटर और यूपीएस जैसी सहूलतें मौजूद थी वो सुकून में थे, और वो बेचारे जो इस नेमत से महरूम थे गर्मी से बुलबुला रहे थे। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। काम वाली मासी नजीरा सफाई कर रही थी। मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे और शौहर ऑफिस जा चुके थे, इसलिए इस वक्त मैं अकेली ही घर में होती थी। बाजी कुछ सुना आपने? मैं बिरयानी के चावल चूल्हे पर रख रही थी, तभी मुझे अपनी पुश्त पर नजीरा की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक के पलटी। क्या बताओगी तुम? तो पता चलेगा ना। और मुड़कर चावल में नमक डालने लगी। वो जी, आपके सामने वाले फ्लैट में एक औरत शिफ्ट हुई है ना? इसने फिर बात अधूरी छोड़कर तजस्सुस को हो दी। हाँ जानती हूँ, फिर क्या हुआ है इससे? मैं यूं ही मसरूफ अंदाज में गोया हुई। मुझे इसकी बातों में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, बस इसका दिल रखने को सुन लेती थी। अरे बाजी, वो पागल औरत है कुछ अजीब सी। उसने आंखें फैलाकर फिर से सस्पेंस फैलाया। किसी से बात नहीं करती, ना ही मिलती है। अलिफाफ नजीरा, एक तो तुम मफरूज़े बहुत कायम कर लेती हो। अभी बेचारी 2 दिन पहले ही तो यहाँ शिफ्ट हुई है। इसकी किसी से जान पहचान नहीं है, और फिर कुछ लोग होते ही तन्हाई पसंद, जो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो बेचारी भी ऐसी होगी, और तब ने इसे पागल कहना शुरू कर दिया। मैंने इसे तासुफ से देखते हुए कहा और बच्चों के लिए टैंक बनाने लगी। एक तो शदीद गर्मी और फिर नजीरा की बातें। अलिफाफ, नहीं बाजी, मैं अपने पास से नहीं कह रही। वो फरीद है बाजी, है ना, जिनके घर में का मीम करती हूँ। वो भी यही कह रही थी कि ये औरत कुछ अजीब सी है। मैंने आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि वो आपके बिल्कुल सामने रहती है, आपका बच्चों का साथ है, और फिर अक्सर अब घर में अकेली होती हो। इसने फिर से मुझे डराया। उफ़ो नज़ीरा, लगता है तुम्हें गर्मी लग रही है। चलुए टैंक पियो। और मैंने एक गिलास टैंक उसकी तरफ बढ़ाया। इसने मेरे हाथ से गिलास लेकर एक ही सांस में खाली कर दिया और बोली, अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। कहकर मैंने दरवाज़ा बंद करने से पहले एक नज़र सामने वाले फ्लैट पर डाली। वहां मुकम्मल सुकून छाया हुआ था और दरवाज़ा बंद था। मैं सर झटक कर नज़ीरा की बातों पर मुस्कराती हुई अंदर आकर बिरयानी दम पर रखने लगी। बच्चे बस आने वाले थे। मैंने जल्दी जल्दी रायता और सलाद तैयार किया, तभी बच्चे भी आ गए। अस्सलाम अलैकुम उम्मी। शज़ा और अयान ने आते ही जोरदार सलाम किया। वालेकुम इस्लाम बेटा, चलो जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ और ये जूस पी लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। अब मैंने किचन से हाथ लगाई और टेबल पर खाना लगाने लगी। दोनों बच्चे चेंज करके हाथ मुंह धोकर टेबल पर इप गए। उम्मी, ये जो हमारे सामने वाले फ्लैट में आंटी आई हैं, क्या वो पागल हैं? कयान ने बैठे ही मुझसे सवाल किया। मैंने चौंक कर इसे देखा। अब से किसने कहा बेटा? मैंने इसे बिरयानी की प्लेट थमाई। हमारे फ्लैट के सब बच्चे यही कह रहे थे, इसने जोर देकर कहा, कि वो अकेली बोलती रहती हैं। नहीं बेटा, ऐसे किसी को नहीं कहते। वो बेचारी अकेली रहती हैं और अभी किसी से जान पहचान भी नहीं है, तो वो किस से बातचीत करें? मैंने बच्चों की गलत फहमी दौर की। तो अम्मी आप जाए ना उनके घर, शज़ा ने मुझे मशवरा दिया। बेचारी अकेली हैं, उनसे बात कर लें आप। शज़ा की बात मेरे दिल को लगी। हाँ, मैं जाऊंगी टाइम निकाल कर, बल्कि मैं अभी एक प्लेट बिरयानी देकर आती हूँ। मैंने ताइदी नजरों से बच्चों को देखा। शज़ा बोली, जी उम्मी, ये ठीक रहेगा। इस तरह आपकी उनसे जान पहचान हो जाएगी। वैसे भी अब ज्यादा वक्त घर में अकेली ही रहती हैं, तो उनसे बातचीत कर लिया कीजिएगा। 12 साला शज़ा इस वक्त मुझे बेहद समझदार लग रही थी। जी बेटा, ठीक कह रही हूँ, मैं अभी आई, कहकर मैंने अपनी प्लेट सरकाई और किचन में जाकर एक बड़ी प्लेट में बिरयानी निकाली और ढककर सर पर दोपट्टा ओढ़ती में अभी एक सामने फ्लैट की तरफ बढ़ गई।
दरवाजे पर खड़ी होकर मैंने कुछ देर सुन गिन लेने की कोशिश की, क्योंकि अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन गौर करने पर पता चला कि शायद अंदर वही औरत किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने झिझकते हुए दरवाज़ा हल्के से नॉक किया। कोई आहट न पाकर दोबारा नॉक किया। अभी मैं इंतज़ार के बाद पलटने ही वाली थी कि कदमों की चाप सुनाई दी। मैं ठहर गई। दरवाज़ा खुला। वो औरत लगभग 40 के करीब होगी, बिखरे बाल और गंदा हुलिया। मुझे इसे देखकर अजीब सा एहसास हुआ, कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। खैर, अब तो आ ही गई थी तो बात भी करनी थी। वो औरत अब तक फ़ोन पर बात कर रही थी और साथ साथ मुझे सवालिया नज़रों से देख रही थी, जैसे मेरे आने का मकसद जानना चाहती हो। इसकी आंखें अलिफाफ लगता था, जैसे मेरे वजूद के आर पार हो रही हूँ। मैंने नज़रें चुराते हुए सलाम किया और बिरयानी की प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। वो मैं आपे के सामने वाले फ्लैट में ही रहती हूँ, सोचा अब से मिलकर आऊँ। मैंने अपना तारुफ करवाया तो इसने पहली बार मुझे मुस्कुरा कर देखा तो मेरी ढारस बंधी और जवाबा में भी मुस्कुरा दी, लेकिन फ़ोन अब तक इसके कान से लगा हुआ था, जिस पर वो हंस हंस कर बात भी कर रही थी। इसने पूरा दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने की दावत दी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए अंदर तशरीफ़ लाइए। इसके लहजे से लग रहा था कि वो पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता औरत है। मैंने इसके बारे में गलत बातें करने वालों पर लानत भेजी। बेचारी इतनी अच्छी तो है, इतनी बाअखलाक, इतनी तमीज़दार तुफ है लोगों की सोच पर। मैंने जल्दी से कहा, नहीं अभी नहीं, फिर कभी, दरअसल अभी बच्चे अकेले हैं घर में, मैं बाद में ज़रूर आऊंगी। कहकर मैं वापस पलट गई। मुझे वापस आता देखकर बच्चे सवाल करने लगे, वो आंटी कैसी हैं, आप मिले उनसे? हाँ बेटा, वो बहुत अच्छी हैं, मुझे अपने घर में बुला रही थी, लेकिन अभी वक्त नहीं था मेरे पास, इसलिए नहीं गई, फिर कभी जाऊंगी इंशाअल्लाह। कहकर मैं जल्दी जल्दी टेबल समेटने लगी। इस बात के एक हफ्ते बाद का जिक्र है कि मैं कुछ सौदा सलफ लेकर आ रही थी। वो ही औरत अपनी ही धन में फ़ोन पर बात करती मुझसे 2 कदम आगे चल रही थी। इसके हाथ में कुछ खाने पीने की अशिया थी। मैंने सुना वो कह रही थी, किस वक्त तक पहुंचेंगे आप लोग? अच्छा देखें, पिछली बारों की तरह लेट ना हो जाइएगा, मैं इंतज़ार करूंगी 8 बजे। फिर कुछ देर रुकी। दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद बोली, अच्छा खाने में क्या बनाऊं? बिरयानी अच्छा, और मीठे में कस्टर्ड। ओके, अब जल्दी आइएगा। हाँ बाबा, मैं रेड कलर का सूट ही पहनूंगी। कहकर हंसने लगी। मैं उसके पीछे चल रही थी, इसलिए सारी गुफ्तगू बखूबी सुन रही थी। ओके, खुदा हाफिज, किसने कहकर फ़ोन पर्स में रख लिया तो मैंने आगे बढ़कर उसे सलाम किया। उसने कुछ चौंक कर मेरी तरफ देखा और शनासाई की रमक इसकी आंखों में दौड़ गई। वालेकुम इस्लाम, किसी हैं आप? उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरे सलाम का जवाब देकर पूछा। जी मैं ठीक हूँ, आज लग रहा है कि मेहमान आ रहे हैं आपके घर। मैंने खुशदिली से पूछा तो वो हल्का सा शर्माते हुए बोली, हाँ, वो दरअसल आज मेरी मंगेतर अपनी उम्मी के साथ मेरे घर आ रहे हैं शादी की तारीख लेने। दरअसल अगले महीने मेरी शादी है, तो अकेली होने की वजह से सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। शादी के जिक्र पर हजारों रंग उसके चेहरे पर थे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए हो तो बिला झिझक कहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने खुशदिली से कहा। मुझे वाकई खुशी हो रही थी कि चुल्लू बेचारी की तन्हाई तो खत्म होगी। जी जी जरूर, आप आइएगा मेरे घर, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। उसने मुझे अपने घर आने की दावत दे डाली, जिसे मैंने इखलाकना कबूल कर लिया और आगे बढ़ गई। पीछे से मुझे दोबारा से इसके फ़ोन पर बात करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और फ्लैट में दाखिल हो गई। मैंने जल्दी जल्दी अपने घर के काम निपटाए। इतनी देर में शौहर साहिब भी आ गए। मैंने उन्हें सब बताकर जाने की इजाज़त चाही, जो उन्होंने बखुशी दे दी। 8 बज चुके थे। मैं जल्दी से खाना टेबल पर लगाने लगी। बच्चों और शौहर साहिब को खाना देकर मैं तैयार होने चल दी। एक अच्छा सा कॉटन का सूट पहना, हल्का सा मेकअप करके मैंने खुद का तनकीदी जायजा लिया।
और फिर मुतमईन होकर मियाँ जी को खुदा हाफिज कहती फ्लैट से बाहर निकल आई। सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खिलाफ तवक्को बंद थी, लेकिन अंदर से इसके हंसने की आवाज़ें आ रही थी। शायद मेहमान आ चुके थे या फिर वो फ़ोन पर बातें कर रही थी। मैंने सोचते हुए हल्के से दस्तक दी। थोड़ी देर बाद कदमों की चाप सुनाई दी। मैं संभल कर खड़ी हो गई। इसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। मैंने सर से पैर तक इसका जायज़ा लिया। इसने हसब-वदा सुर्ख जोड़ा पहन रखा था, साथ ही बहुत गहरा मेकअप कर रखा था और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अरे वाह, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने खुले दिल से इसकी तारीफ की तो इसने लजाती शर्माते मुझे शुक्रिया कहा और अंदर आने के लिए रास्ता दिया। मेहमान आ गए आपके? मैंने अंदर कदम रखते हुए इश्तियाक से पूछा। हाँ, आप अंदर ड्राइंग रूम में चली, मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। इसने मेरे साथ चलते हुए मुस्कुराकर कहा और मुझे लिए हुए ड्राइंग रूम में आ गए। ड्राइंग रूम में कोई मौजूद नहीं था। मैं समझती दूसरे कमरे में होंगे। मैं कुछ झिझकते हुए बैठ गई। फ्लैट में खिलाफ तवक्को बहुत खामोशी थी। लगता नहीं था कि कोई वहाँ मौजूद है। मैं कुछ पूछते हुए भी झिझक रही थी, जबकि नीलोफर सर झुकाकर मेरे साथ वाले सोफे पर मौजूद थी। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी से शर्मा रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बालाखर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, नीलोफर, आपके मेहमान? मैंने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। मेरी बात सुनकर नीलोफर ने अपने माथे पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा, अरे देखिए, मैं भी कितनी पागल हूँ, आप लोगों का तारुफ तो करवाया ही नहीं। फिर सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करके बोली, ये जो सामने बैठी हैं ना, ये मेरी सास हैं और ये आदिल हैं, मेरे मंगेतर। वो तो तारुफ करवा कर चुप हो गई, लेकिन मैं फटी फटी आंखों से सामने वाले सोफे को देख रही थी, जो बिल्कुल खाली पड़ा था। वहां कोई मौजूद न था। मेरी जुबान गुम हो चुकी थी। लगता था जैसे मेरी कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली गई हो। टेबल पर लवाजमात सजे हुए थे। मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि नीलोफर ने अपना मोबाइल, जिस पर वो बात करती रहती थी, मेरे सामने टेबल पर रखा और कहने लगी, आप लोग बातें करें, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। वो कमरे से निकली तो बेइख्तियार मेरी नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी। अलिफाफ, वो कोई फ़ोन नहीं बल्कि डमी मोबाइल फ़ोन था।